Students, today we are going to start structure of atom for 9th class. This is from chemistry branch. तो ये हम स्टार्ट कर रहे हैं आज स्ट्रक्चर ऑफ एटम. इस यूनिट में हम एटम के बारे में पढ़ेंगे. एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, वो किस चीज़ का बना हुआ है, कौन कौन से मॉडल थे एटम के लिए, किस साइंटिस्ट ने एटम के बारे में क्या बताया. तो एटम के रिलेटेड ही हम पढ़ेंगे, उस कंपोजिशन, साइज, स्ट्रक्चर. तो फर्स्ट, अब एटम क्या होता है. जैसे एटम तो सिंपल डेफिनेशन पढ़ी आप लोगों ने, सबने पढ़ा है कि एटम कोई भी मैटर है हमारे पास, तो मैटर का सबसे छोटा जो पार्टिकल है, द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर इज कॉल्ड सिंपली एटम. एटम को हम डिफाइन करेंगे, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ ऑर्डिनरी मैटर दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अ केमिकल एलिमेंट. कोई भी मैटर है हमारे पास, कोई भी मैटर है, तो ये इसका जो सबसे छोटा पार्टिकल है, जिस चीज़ से ये मैटर बना हुआ है, उसको बोलेंगे हम एटम. तो ये हैं एटम्स, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ मैटर. यानी मैटर जो चीज़ का बना हुआ है, सबसे छोटी चीज़ जो है उसको हम एटम बोलेंगे. और दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अ केमिकल एलिमेंट. अब बहुत सारे एटम जो हैं, अगर वो एक ही किस्म के हैं, अगर वो एक ही टाइप के हैं, तो वो जो क्या बनाते हैं, एक एलिमेंट बनाते हैं. तो दैट इज सिंपल एटम के बारे में. एटम क्या है, स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर, और जो कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, एक एलिमेंट. उसके बाद है इसमें जो मेन टॉपिक्स हैं वो हैं वेरियस मॉडल्स ऑफ एटम. वेरियस मॉडल्स ऑफ एटम कि कौन कौन से मॉडल हैं जो एटम के बारे में बोला. सबसे पहले दिया था मॉडल जे थॉमसन ने. जे थॉमसन ने दिया था सबसे पहले. जे थॉमसन ने बोला था एटम के बारे में, तो उसको बोलते हैं हम थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम. उसके बाद ये एटम में कुछ लिमिटेशंस आ गई, कुछ कमी आ गई, कमी रह गई थी. उसके बाद आया रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम. उसके बाद इसमें कुछ लिमिटेशंस थी, फिर उसको और अच्छा बनाया, लिमिटेशंस को रिमूव करके. नील बोर्स मॉडल ऑफ एटम, बोर्स मॉडल ऑफ एटम. तो ये तीन में एटम मॉडल्स हैं, ये हमने डिस्कस करने हैं. तो सबसे पहले जो है वो थॉमसन ने बताया था एटम के बारे में. तो थॉमसन ने क्या बताया था एटम के बारे में, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम. इट वाज गिवन इन 1904. 1904 में जो है ये मॉडल दिया था थॉमसन ने. और थॉमसन ने क्या बोला था, थॉमसन ने सिंपली बोला था कि जो एक एटम है, सबसे छोटा पार्टिकल जो मैटर का है, वो स्फेरिकल शेप का है. वो स्फेरिकल शेप का है, इसको हम एटम लेते हैं. सपोज ये एटम है, ये स्फेरिकल शेप का है, और इसके अंदर ये स्फेरिकल जो है एक बॉल टाइप है, एम्प्टी बॉल, और इसके अंदर जो है पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर बराबर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुई है. यानी इसके अंदर हर पॉइंट पर इक्वल पॉजिटिव चार्ज है. यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि इसके अंदर पॉजिटिव, जैसे सपोज कर इसको हमने पानी से भर लिया, पानी से बिल्कुल इस स्फीयर को हमने पानी से भर लिया, तो अब जो पानी है इसके अंदर है वो बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, वो हर जगह बराबर उसकी डेंसिटी होगी, हर जगह बराबर पानी होगा. तो वही बात बोली पॉजिटिव चार्ज के बारे में कि इसके अंदर जो है पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट. इसके अंदर पूरे स्फीयर के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो किसी किसी पॉइंट पर फिक्स है, किसी किसी पॉइंट पर. वो किसी किसी पॉइंट पर फिक्स है. ठीक है. ये जो डायग्राम में ये जो व्हाइट पोर्शन है,
ये जो व्हाइट पोर्शन है ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब यूनिफॉर्म। जितना पॉजिटिव चार्ज इस वाले पोर्शन में है उतना ही वाइट, ये पॉजिटिव चार्ज इस वाइट वाले पोर्शन में है उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, उतना ही पॉजिटिव चार्ज। लेकिन जो नेगेटिव चार्ज है वो फिक्स है बीच बीच में। जैसे यहाँ पर अब देखते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एन एटम इज अ स्फीयर हैविंग पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्फीयर एंड नेगेटिव चार्ज इज एम्बेडेड फिक्स्ड at certain points throughout the sphere just as the seeds are embedded in a watermelon। तो इसको हम इस मॉडल को हम वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि जैसे वाटरमेलन में जो ईटिंग पोर्शन होता है रेड कलर का, दैट इज पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और उस जो रेड पोर्शन है वाटरमेलन का, उसके अंदर जो नेगेटिव, उसके अंदर जो सीड्स हैं दे रिप्रेजेंट नेगेटिव चार्ज। तो वाटरमेलन के मॉडल को हम बेस्ट जो है वो याद रख सकते हैं, ये थॉमसन मॉडल ऑफ एटम ये बोला। अब इसके बाद क्या बोला थॉमसन ने कि द पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज। थॉमसन ने इसके बाद बात ऐड कर दी कि बोलता है जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। एंड हेंस द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ये बोला था थॉमसन मॉडल, ये थॉमसन ने बोला था एटम के बारे में ये चीज़ें कि एटम कैसा है, एक स्फीयर है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में है और नेगेटिव चार्ज जो है वो एम्बेडेड है कहीं कहीं पर। और साथ में क्या बोला कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो प्लस माइनस कैंसिल। तो ये जो एटम है इसका नेट चार्ज कितना है, नेट चार्ज इज 0 न्यूट्रल। नेट चार्ज कितना है 0, यानी एटम जो है वो न्यूट्रल है, उसका कोई भी अपना चार्ज नहीं है, उसके अंदर प्लस पॉजिटिव चार्ज भी है नेगेटिव चार्ज भी है, लेकिन बोथ आर इक्वल एंड ऑपोजिट, तो वो कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। तो हाँ, इसमें जो है जो ये मॉडल था थॉमसन मॉडल, ये फेल हो गया क्योंकि रदरफोर्ड ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, दूसरे साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंटल डाटा उनको मिला वो इस मॉडल को मैच नहीं कर रहा था। तो पहला इसके ये लिमिटेशन कि इट डिड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था एग्जैक्टली कि वाई एन एटम इज स्टेबल। फर्स्ट ये इसकी लिमिटेशन थी एक। दूसरी कि ये जो था अल्फा स्कैटरिंग को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड परफॉर्म्ड experiment called alpha scattering experiment। तो ये जो एक्सपेरिमेंट अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने किया था, इस एक्सपेरिमेंट को थॉमसन मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। थॉमसन मॉडल फेल्ड to explain alpha scattering
एक्सपेरिमेंट। इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, तो ये इसकी और भी बहुत सारी लिमिटेशंस थी। तो इसके बाद जो थॉमसन्स मॉडल की लिमिटेशंस थी, उन लिमिटेशंस को कुछ हद तक कवर किया, रिमूव किया रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, तो उसकी बेस पर उसने दिया था मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। और ये दिया था उसने on the basis of alpha scattering experiment, alpha scattering experiment, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की बेस पर। और ये एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने ही परफॉर्म किया था। इसमें किया क्या था, एटम पर जो है अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक करवाया था। ये एटम है सपोज, तो यहां से कुछ पार्टिकल्स थे, उनको स्ट्राइक करवाया था। ये थे अल्फा पार्टिकल्स। तो बहुत सारे जो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल थे, जब वो एटम से टकराए तो वो स्ट्रेट पास हो गए थे, स्ट्रेट पास हो गए थे। मैक्सिमम अबाउट 99%, मोर देन 99% जो है, ग्रेटर देन 99%, वो स्ट्रेट पास हो गए थे एटम में से। बहुत कम जो थे वो यहाँ, जब ये एटम यहाँ से आए थे, अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से स्ट्राइक किए, बहुत कम अल्फा पार्टिकल जो थे वो कोलाइड करके रिफ्लेक्ट हुए थे, बहुत कम वापस आए थे, वेरी वेरी लेस, 0.00%। बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स वापस आए थे। और एक आधा पार्टिकल ऐसा भी था जो जिस रास्ते वो स्ट्राइक किया था, वो अपने ही रास्ते रिफ्लेक्ट होकर वापस आया, वो अपने ही रास्ते रिफ्लेक्ट होकर वापस आया था। तो ये जो पार्टिकल वापस आया था, ये था 1 in 8000, यानी 8000 अल्फा पार्टिकल्स जब एटम पर फॉल किए थे, उनमें से एक पार्टिकल जो है वो अपने ही रास्ते वापस आ रहा था, और बाकी जो मैक्सिमम थे वो स्ट्रेट पास हो रहे थे, और सर्टन पोर्शन जो था वो रिफ्लेक्ट भी हो रहे थे। ये जो अब अल्फा पार्टिकल्स हैं, इनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। अब ये जो पार्टिकल वापस आ रहा है रिफ्लेक्ट होकर, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, एटम के पास न्यूट्रल चार्ज है। अगर एटम के पास न्यूट्रल चार्ज है तो ये जो है ये एक रिफ्लेक्ट होकर क्यों आ रहा है, क्योंकि सिमिलर चार्जेस रिपल करते हैं। तो ये यहाँ से टकराकर वापस आया, रिपल होकर आया है, तो यहाँ कहीं ना कहीं पर पॉजिटिव चार्ज है। तो इसी एक्सपेरिमेंट के बेस पर रदरफोर्ड ने मॉडल ऑफ एटम को डिस्कस किया था। उसने तो रदरफोर्ड ने क्या बोला, तो इसके जो मेन पोस्टुलेट्स हैं, मेन पोस्टुलेट्स, मेन पॉइंट्स जो हैं, फर्स्ट रदरफोर्ड ने क्या बोला कि पहला तो ठीक है, एन एटम इज स्फेरिकल इन शेप, ये तो ठीक है, ये तो थॉमसन ने बोला था, एन एटम इज स्फेरिकल इन शेप। अब दूसरा इसने जो मेन पॉइंट था, इसने क्या बोला कि एन एटम has a tiny core, has a tiny central core which have positive charge, which have
which have positive charge and is called न्यूक्लियस। तो ये नई चीज थी जो रदरफोर्ड ने जो थॉमसन ने बोली थी। तो यहां पर इसने एक नई चीज बोल दी, बोलता है एटम जो है वो स्फेरिकल तो है, मगर बोलता है एटम के सेंट्रल में एक कोर है, एक सर्टेन रीजन है, टाइनी है, बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल, छोटा सा पार्ट है जिसका पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और उस सेंट्रल कोर को बोला न्यूक्लियस, NUCLEUS, न्यूक्लियस, उसको बोला न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। और अब जो न्यूक्लियस है न्यूक्लियस हैज प्रोटॉन्स। न्यूक्लियस के पास क्या है? प्रोटॉन्स हैं। न्यूक्लियस हैज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड इट। न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से दो पार्टिकल और हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। एंड दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, और इनको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं इन सर्कुलर पाथ्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction between nucleons, between protons, simply between nucleus, क्योंकि न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है, एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 4 पॉइंट जो थे ये इसने बोले थे रदरफोर्ड ने। न्यूक्लियस हैज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड इट एंड दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन हैं, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमेंगे सर्कुलर पाथ्स में। इन सर्कुलर पाथ्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। और लास्ट में जो पॉइंट था, अब न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज है। तो बोलता है द पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलवेज इक्वल टू negative charge of electrons, and hence atom is electrically neutral। तो बोलता है जितना चार्ज पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के पास, उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन्स के पास, टोटल इलेक्ट्रॉन्स के पास, एंड हेंस जो है एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो इतना ही काफ़ी आज के लिए इस लेक्चर में। यहाँ से आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो ओके, थैंक यू।